सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs फिज़िक्स के 2023 एग्ज़ाम पैटर्न के। और जो भी स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी के PYQs नहीं करे हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम पूरा जो फिज़िक्स का PYQs है वो सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्योंकि जो PYQs होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट वेटेज भी रखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांस होते हैं। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप देख लो। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन फ्रॉम अ टीवी टावर ऑफ हाइट एच कैन बी रिसीव्ड इज प्रोपोर्शनल टू। ये जो क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर से है, जो कि इस साल एग्जाम में नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं आपको एक फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू √2RH, ठीक है। इस तरीके से जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के, ठीक है। तो इसको पिछली साल ये आया था क्वेश्चन, इस साल ये चैप्टर नहीं है, तो आप इसको सिर्फ देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस हाइट के। तो बस इतना ध्यान में रख लो। वैसे कोई इस बार पूछे जाने वाला है नहीं ये चैप्टर। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब H की पावर हाफ, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था √H के, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस पर काम करता है, ठीक है। ए ट्रांसफॉर्मर्स वर्क ऑन DC ओनली, AC ओनली, बोथ A एंड B एंड सॉरी बोथ AC एंड DC, एंड फिर D ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो पूछा गया है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है सिर्फ और सिर्फ AC पर काम करता है, तो AC ओनली इसका जो है आंसर होगा। अब साथ साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQs, अपने नोटबुक में साथ साथ में अपने खुद के आंसर्स लिखते चलिए कि आपने जो है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। और लास्ट में देखना आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और उनको वापस से रिवाइज करना, ठीक है। फिर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। द रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। जो सूर्योदय या जो सूर्यास्त होता है उस समय जो जो सन होता है उसका अपीयरेंस रेडिश होता है, क्यों होता है। क्वेश्चन में ऑप्शंस ए है द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का डिस्पर्जन होना मतलब फैलाव होना। दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का बिखराव। फिर है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इनमें से कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बताइए। सो इस सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, है ना। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बार मैग्नेट इज कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस। एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका ए टॉर्क बट नॉट फोर्स। बोल रहा है कि टॉर्क तो करेगी पर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन में ए फोर्स बट नॉट टॉर्क, फोर्स पर टॉर्क नहीं होगा, या फिर फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा, या फिर नाइदर फोर्स और नॉर टॉर्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन जो टॉर्क होता है वो क्या नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। इसके अंदर क्या होगा, एक टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, ओके। जो टॉर्क है इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द EM वेव इन ए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आर। जो EM वेव होती है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में वो कौन सी होती हैं। ऑप्शंस है आपके सामने, UV रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, माइक्रोवेव,
विजिबल लाइट या फिर इंफ्रारेड रेज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? माइक्रोवेव इज अ करेक्ट आंसर। देन सिक्स क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट? इनमें से कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके अंदर जो है डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर? क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बी ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी इज वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से क्या आंसर होगा? सो आपने ये वाला जो है ग्राफ भी देखा होगा जिसके अंदर करंट और इंटेंसिटी वाला जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये करंट की वैल्यू और इंटेंसिटी तो जो होता है वो कैसे बढ़ता है, एक स्ट्रेट लाइन जो है इसके अंदर आती है, तो ये जो है किस पे डिपेंड करेगी? तो ये करेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, होल इज एन एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्शन बैंड। होल क्या होते हैं? कोई एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, या फिर ए वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर होल वो होते हैं जब एक कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड को लीव कर देता है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को होल कहते हैं, या फिर एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड पार्टिकल इज होल, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए वैकेंसी इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स ए कोवेलेंट होल, उसको क्या कहते हैं? होल कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? करंट की, वोल्टेज की, इलेक्ट्रिक पावर की, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ओके। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डाइपोल कंसिस्ट ऑफ। जो डिप्लीशन लेयर होती है पीएन जंक्शन के अंदर वो क्या कंसिस्ट करती है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर इमोबाइल आयंस होते हैं, या फिर होल्स होते हैं, या फिर ए एंड बी बोथ? तो आपने देखा होगा जो पीएन जंक्शन हम बनाते हैं, दिस इज व्हाट पीएन जंक्शन। तो हम पूरा नहीं बना करके थोड़ा बना लेते, जैसे कि इधर नेगेटिव आयंस होंगे और यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस होंगे। यहाँ से क्या हो गए? ये एक्सेप्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये डोनर होते हैं। तो यहाँ पर जो आयंस होंगे वो फ्रीली होंगे, ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर के अंदर या फिर डिप्लीशन रीजन के अंदर जो प्रेजेंस है वो किसकी है? वो इमोबाइल आयंस की प्रेजेंस है। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच सॉरी द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो वेवलेंथ होती है मैटर की वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, और पी यहाँ से क्या आ जाएगा? एम वी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है आगे वो हो गया एच अपॉन में एम वी। तो ये जो है मास पे वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना। तो ऑप्शंस में है मास है, वेलोसिटी है, सॉरी मोमेंटम है, और तो किस पे डिपेंड नहीं करती? तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? सो इजीली आप देख सकते हो कि चार्ज जो है उस पर ये क्या है? डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वेलोसिटी पर है, मोमेंटम पर भी है, और मास पर भी होती है। सो ये जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या कौन सा हो गया? आपका डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। जो वेलोसिटी होती है लाइट की वैक्यूम में वो चेंज हो सकती है, इनमें से कौन सी चीज़ को हम क्या कर दे? चेंज कर दे। तो ऑप्शन जो है आपके सामने है,
तो ऑप्शंस जो है आपके सामने फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको तो पता ही है फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो होती है वो वैक्यूम में यही स्पीड रहती है, तो ये कोई भी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, चाहे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ हो। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो गया करेक्ट हो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मेनली एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हर चैप्टर में डायमेंशंस निकालने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो फॉर्मूला अगर आता होगा तो कर सकते हो, तो चलो सॉल्व करते। तो स्टूडेंट जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl होता है ना। जो यहाँ पे एक्सएल है वो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एफ फ्रीक्वेंसी है जो कि एसी सिग्नल की है, एल यहाँ पे इंडक्टेंस है इंडक्टर का। अब फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हर्ट्स होती है, उसको हर्ट्स में मेज़र करते हैं जो कि T⁻⁻1 के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। क्योंकि टी जो यहाँ पे टाइम को बता रहा है, तो डायमेंशन जो फ्रीक्वेंसी का हो गया वो T⁻⁻1 हो गया। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें यहाँ पर, तो जो इंडक्टेंस होता है डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू कितना होता है, L/dI/dt, है ना। तो यहाँ से हम जो है ये निकाल सकते हैं L का। तो इसका जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारी जो डायमेंशंस जो निकल कर आएंगी इंडक्टेंस की वोल्टेज के डायमेंशन क्या होते हैं, M1 L2 T-3 और I-1 होता है ना। और ये तो आपको पता ही होगा फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो ये जो V का है डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल पाओगे। और फिर हम उसको अगर रीअरेंज कर देंगे ना L को सॉल्व करने के लिए, तो हमारा जो L का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन में ढूंढ लो जहाँ पे ML2 T-3 और A जो है वो 2 आएगा माइनस का। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कौन सा है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड। तो बोर मॉडल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम जो बोर ने मॉडल दिया है तो इनमें से कौन सा जो है क्वांटाइज्ड है। ऑप्शन ए है आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपको जो फॉर्मूला है वो पता होगा, L इज इक्वल टू NH अपॉन में 2π। सो डायरेक्टली क्या हो गया इसका आंसर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन है आपका है मोडम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इस साल आपके पैटर्न में है नहीं, तो फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ। जो मोडम है उसका मतलब होता है मोडम इज इक्वल टू, इसमें दोनों चीज़ें होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो ऑप्शन में ए है मॉड्यूलेशन, बी है डीमॉड्यूलेशन, या रिसाइटिफिकेशन, या फिर ऑप्शन है आपका बोथ बी और ए। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया। फिर आता है जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होती है। तो फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन आया, देखो 0 होगी, +1 होगी, -1 होगी या फिर इन्फिनिटी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी रिफर्ड एज ए हीट वेव। इनमें से कौन से ऑप्शन में आपको जो है एक जो भी वेव दे रखी है उनको हम हीट वेव बोलते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड या फिर विजिबल रेज। तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड या फिर विजिबल रेज। तो ऑप्शन जो है करेक्ट वो है इंफ्रारेड, ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, तो ये कितनी होती है जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है 1 AMU, ठीक है। तो ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 6.02 इंटू 10⁻23 जूल, ऑप्शन सी है आपके 9.31 वो वोल्ट, एंड डी ऑप्शन जो है वो है 931 MeV, मतलब वोल्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर वेरीज एस। कितना इजी क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस की दूरी पर सेंटर से कितनी वेरी करेगी? आर से, या आर की स्क्वायर, आर की क्यूब, या आर की पावर -3। सो आपको वो फॉर्मूला पता होगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, KP/R³ या फिर 2 KP/R³ होता है ना। तो ये जो डायरेक्टली जो है वेरी कर रहा है किसके साथ? आर की क्यूब के साथ वेरी कर रहा है, जो कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो जो राइट आंसर हो जाएगा वो, अगर अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर क्या होगा? -3 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन जो कि आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लाइन दैट ड्रोज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट हैज़, जो लाइन है जो कि पावर सप्लाई देती है आपके घरों तक स्ट्रीट से, वो तो आप उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, या जो भी हम जो बिजली आती है हमारे घर में, सो कम्स फ्रॉम स्ट्रीट हैज़। तो उसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। 220 वोल्ट एवरेज वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज दैट इज π/2, या फिर वोल्टेज एंड करंट आर इन ए फेज, या फिर जीरो एवरेज करंट। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी करता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पर। तो लास्ट ईयर इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, शायद इसका जो है बोनस भी मिला था स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन जो है देखो, ऑप्शन बी है और डी है, ये दोनों ही एकदम सही है। अगर या तो ऑप्शन डी माना था तो या तो इस पे बोनस लगा था, या फिर मेनली इन्होंने जो है ऑप्शन डी को एक्यूरेट माना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पता है जो फेज डिफरेंस होता है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 5/2 के इक्वल होगा। तो वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय, ये भी सही हो रहा है। और ऑप्शन जो डी है दैट इज जीरो करंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है आप दोनों इसके कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका है, तो इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपका ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। तो याद के हिसाब से आप देख सकते हो, जो टीवी सिग्नल बैंडविड्थ होती है वो होती है 6 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद जो स्पीच सिग्नल बैंडविड्थ होती है वो होती है 2800। वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ दैट इज़ 4.2 मेगाहर्ट्ज। एंड देन आप लास्ट में म्यूज़िक जो सिग्नल बैंडविड्थ है वो होती है 20। तो ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट आंसर इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, मोमेंटम जो होता है फोटोन फ्रीक्वेंसी का, वो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। और यहाँ पे p का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना है। तो हम इसको इधर रख लेते हैं, और पहले हम यहाँ पर v जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/लैम्डा होता है, ये आपको पता है ना। तो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगी? c/v आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले को p को इस तरफ ले जाते, तो p हमें निकालना है। तो p इज इक्वल टू h/लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो h/c आ जाएगा। तो h/c कौन से ऑप्शन में है देखो, तो ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन जो कि करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 10⁻³ जूल के, या फिर
बी है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻31 जूल, सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, डी ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18 जूल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिर आता है 23 नंबर क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए लाइट पासिंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। जो क्रिटिकल एंगल है वो मिनिमम किसका होगा जब एक लाइट जो है ग्लास से एयर में जा रही है, रेड, ग्रीन, येलो या फिर वॉयलेट। सो आपको इतना एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ठीक है। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, है ना। और एक होता है इसमें ही म्यू इज डायरेक्टली जो है सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। अगर लैम्डा आपका क्या होगा, कम होगा, तो जो म्यू है, अरे यार पूरा डिलीट हो गया, देखो हमने भी क्या बोला, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा कम होगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी। और आपको ये फॉर्मूला सॉरी ये जो ट्रिक है वो आपको पता ही होती है रेनबो के लिए, विबग्योर, है ना। तो जो वॉयलेट से हम इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो लैम्डा होता है वो बढ़ता है। अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो अगर हम देखें ग्रीन, रेड, येलो और वॉयलेट, तो अभी हमने पढ़ा जिसका लैम्डा कम होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा। अगर जिसका म्यू ज़्यादा होगा तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज सी, वो क्या होगा, कम होगा। सो अगर हम इस ट्रिक में देखें तो सबसे कम जो है लैम्डा वो किसका होगा, वॉयलेट का ही होगा मिनिमम। तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, इसी का ही सबसे कम होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली। तो ऑप्शंस हैं आपके π/4, π/2, पाई या फिर 0। तो क्वेश्चन में जो पूछा है फेज डिफरेंस वोल्टेज और एसी करंट के बीच में रजिस्टर ओनली वाले में पूछा है। तो रजिस्टर ओनली वाले में कितना होगा, सेम फेज में है ये, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा ना। फिर आता है आपका, देखो मैंने कहा था ना डायमेंशन वाले फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ऑप्शन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 25 डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अभी जो वो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल इसका सेम ही था, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा था, रेजिस्टेंस, और इसके अंदर क्या पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ लिया। तो आंसर जो है फॉर्मूला जो क्या बोलते हैं डायमेंशन जो है वो सेम ही है, दैट इज mL2T-3A-2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, out of the following options which can be used to produce a propagating electromagnetic wave। इनमें से कौन से ऑप्शन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो एक चार्ज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज को मूव कराया जाए, या फिर स्टेशनरी चार्ज हो, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्थिर है एक ही जगह पर। उसके बाद है ऑप्शन सी, ए चार्ज लेस पार्टिकल, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो इसमें पूछा है कि कौन से ऑप्शन के अंदर जो है जिसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट या प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो आपको पता है जो चार्ज होता है, अगर स्टेशनरी की हम बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज की तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन नंबर 27, हाँ, बोरोन इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, द रिजल्टिंग मटेरियल। जब बोरोन को हम ऐड करते हैं किसी एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन तो क्या मटेरियल जो है रिजल्टिंग होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या
नन ऑफ द अबव्स। तो क्वेश्चन जो आपका आंसर क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। उसके बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन, एट ए मैग्नेटिक पोल द एंगल डिप इज। मैग्नेटिक पोल पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0। तो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्सरे टू द गामा रेज इन वैक्यूम इज। जो रेशो है एक्सरे का अपॉन में जो गामा रेज है उसका वैक्यूम में कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन देखो किस में पूछा है इसने, वैक्यूम में पूछा। तो वेव जो होती है, वेव्स जो भी या फिर रेज जो भी है, उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो सी के बराबर ही होगी ना, जो कि कांस्टेंट होती, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, है ना। तो वो क्या होगी, 1 के बराबर। तो रेशो जो है वो सेम आ जाएगा, है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जाते 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट पूछी है, तो ये यूनिट्स वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने हर वीडियोस में बताया, स्ट्रेटेजीज में भी बताया है कि आपको जो है हर चैप्टर के पीछे एनसीईआरटी में इस तरीके की टेबल दी होती है जिसमें आपको डायमेंशंस, फॉर्मूलाज, उनके एसआई यूनिट्स और उनके सिंबल्स ये सब दिए होते हैं, तो वैल्यूज़ भी दी होती है कुछ टाइप में, तो उसको याद कर लेना आप, और उसको निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, के की जो आपको यूनिट्स पूछी हैं, तो आपको पता ही है फॉर्मूला जो होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2/r² होता है। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो एफ इंटू में r²/Q1 Q2 हो गया। फोर्स होता है न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन में चार्ज के लिए हम कोलम यूज़ करेंगे, तो c² हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, Nm2c-2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। तो आपको ये निकालने भी आने चाहिए। फिर आता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। कितना इजी क्वेश्चन आया है देखो। ट्रांसफॉर्मर जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड है, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर एडी करंट, या फिर एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आते 32 नंबर क्वेश्चन पे, द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। ठीक है, जो आउटपुट है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, उसको मेज़र किया गया है वो 24 वोल्ट है। जब उसको हम कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट के लाइट बल्ब से, तो जो पीक करंट होता है उसकी वैल्यू पूछी है आपसे। सो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू V/IRMS होता है ना, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई अगर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो 12 दी हुई है, अपॉन में 24 कर देंगे तो ये कट के आ जाएगा आपका 1/2, जो कि हो गया 0.5। और हमें क्या निकालना है, करंट जो पीक वैल्यू है, तो आई नोट इज इक्वल टू √2 IRMS होता है। तो यहाँ पे √2 इंटू में 0.5 से क्या आंसर आ जाएगा, 1/√2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शंस हैं आपके, न्यूक्लियर फिजन पर, बीटा डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इजी सा क्वेश्चन है, कर दोगे आप तो आराम से। ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं आपके फिजिक्स के भी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे आपकी केमिस्ट्री के। तो ये पूरा पेपर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा PYQs, ठीक है। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लगाना शुरू कर दो, क्योंकि PYQs से आपको आइडिया हो जाता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने हार्ड भी नहीं आते हैं। आपने देख लिया होगा इतने ईजी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ आए होगी, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आधे क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स बेस्ड ही हैं जो आपने
क्लास में पढ़ा होगा वही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, देख लो। या फिर वैल्यू बेस्ड हैं, या फिर जो है एसआई यूनिट, डायमेंशन, इस तरीके से, या फिर कौन सा किस पर डिपेंड करता है, किस पे इन्वर्सली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।